नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण में जब उन्होंने फार्म बिल्स को रिपील किया था, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। लास्ट जैसे में थोड़ी सी कि अब हम जीरो बजट खेती के ऊपर ध्यान देंगे और साथ में उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बना देंगे जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सेंटर के होंगे, अर्थशास्त्री होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे और हो सकता है किसान नेता भी हों। तो अगर जीरो बजट खेती का पहले समझना पड़ेगा मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि जो पशुधन है, पशुधन को इस्तेमाल करके उनका गोबर या जैसे गोमूत्र है उसको एज ए कीटनाशक बना के छिड़काव करना। तो उस तरह की जो खेती है, उस तरह की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा या कुछ वेस्टर्न यूपी में जहाँ भी ज़्यादातर धान या गेहूं की जो भी फसल उगाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप फॉलो करें काफ़ी सारे कृषि विशेषज्ञ को, तो वो ये कहते हैं कि पंजाब का जो चावल और गेहूं होता है, वो खुद पंजाब वाले लोग नहीं खाते, वो खुद एमपी से लेकर मध्य प्रदेश से बाई करके खुद खाने के लिए लेते हैं। और इसी तरह से उनका वो काम चलता है। तो ये बात देखी जाए तो इसका मतलब है कि उनका जो एक्चुअल में जो बना खुद उगाते हैं, वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही खरीदती है, जो कि बीपीएल फैमिलीज को या जो उनकी अपनी स्कीम होती है, राशन के डिपोज वगैरह में जो देते हैं, फ्री में जो देना होता है, उसके लिए लिया जाता है। और वो अच्छा इतना नहीं होता कि वो खुद खाएं। और हमारे भारत में तो आपको पता ही है कि इतनी जनता गरीब है कि कुछ भी दोगे खाएंगे। और कोरोना काल में तो आपने देखा कि कुछ लोग तो इतने स्मार्ट थे कि वो ज़्यादा लेके इवन बेचना भी शुरू कर दिया था उन्होंने। हमने देखे हैं, ऐसे वीडियोस भी देखे हैं। तो अब जो जीरो बजट खेती का जो प्लान किया गया है, उससे एक चीज़ तो अच्छी हो जाएगी कि संवर्धन हो जाएगा गायों का। दूसरा काम ये होगा कि ऑर्गेनिक मिलेगा हमें खाने को, तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर आज हम देखें तो अगर कोई दालें हम लेते हैं जो पॉलिश्ड वगैरह की होती हैं, अनऑर्गेनिक होती हैं, उनकी जो प्राइसिंग होती है, जैसे कोई 100 की है तो जो ऑर्गेनिक वाली है वो 130 140 तक मिलती है। तो हम उठाते हैं 130 40, चलो यार कोई बात नहीं, अपनी सेहत के साथ तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ये अच्छा है। तो हम उतना खर्चा करते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम अपने टोटल खर्चे में 20 से 25% तो बढ़ा ही लेते हैं कि चलो ऑर्गेनिक खाएंगे, हम दूसरा नहीं खाएंगे। तो अब इनके जब जीरो बजट का जो प्रोग्राम है, अगर वो सही से पुश हो जाता है, तो हम ये मान के चलें कि एक तो सेहत सही रहेगी, दूसरा ये स्टबल बर्निंग होता है ये भी रुकेगा। क्योंकि फिर वो पशु होंगे तो उनके लिए चारे की जरूरत पड़ेगी। अब जो चारा चाहिए, तो चारे के लिए वो स्टबल बर्न नहीं करेंगे। स्टबल बर्न नहीं करेंगे तो वो उसको डायरेक्टली खाने के लिए मिलेगा, पशुओं को मिलेगा, बरसीन वगैरह होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो पेड़ पौधे उस तरह के भी उगाए जाएंगे और ज़्यादा होंगे जो कि पशुओं के चारे में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि अभी खेतों के अगर आप चारों तरफ देखें तो ज़्यादातर ऐसे पेड़ लगे होते हैं जो कि ज़मीन से ज़्यादा पानी खींचते हैं, जैसे पॉपुलर हो गए, सफ़ेदा हो गए। और इमारती लकड़ी होती है वो। तो वो सब क्योंकि एक जो आउटलुक थी पहले, वो आउटलुक ये थी कि यार कुछ भी उगा लो कैसे तैसे करके, ज़्यादा जितनी ज़्यादा फसल होगी उसको हम उगाएंगे और फटाफट बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो जितना भी जिसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन, जितना कर लो अपनी ज़मीन के साथ, उतना उतना ही सबसे बढ़िया है। परंतु अब इस चीज को लेके जागृति फैली है कि नहीं यार, हम जमीन में पानी कम है। अब सबको पता है कि हम तकरीबन 18% है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के, 4% हमारे पास पानी है टोटली वर्ल्ड का। तो कैसे चलेगा। तो ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जिसको बोलते हैं कि अगर फॉर्म बिल वापस लिए हैं, तो उन्होंने साथ में एक और रास्ता खोल दिया है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। अब पशु रखेंगे तो नेचुरल सी बात है दूध भी घर का होगा। अब दूध घर का होगा तो नेचुरल सी बात है मक्खन भी घर का होगा। और जो चीज़ें बाहर जा रही थी, या फिर कोई हो सकता है कि जब ज़्यादा गायें होंगी तो आप दूध का
कारोबार भी कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया उन्होंने साथ में संकेत दिया है जिसके ऊपर वो आगे काम करने वाले हैं। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। पर बहुत ही बड़ी बात है कि अ, इतने बड़े पद पे प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने खुद आके कुछ मुट्ठी भर किसानों के विरोध को, देश के हिसाब से देखा जाए तो वो मुट्ठी भर ही हैं, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो उनकी उनको भी कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपनी बातों से, उनको नहीं समझा पाए, इसलिए वो बिल वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि ये बिल खराब थे, या मैं किसी से माफ़ी मांग रहा हूँ, या आई एम सो सॉरी, कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अच्छा कार्य कर रहा था, किसानों के लिए अच्छे से काम कर रहा हूँ, पर कुछ किसानों को नहीं समझा पाया, तो इसलिए मैं वो बिल वापस ले रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है, कहा जा रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, ऐसा कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। ये एक सिंपली प्रोपागेंडा क्रिएट किया जा रहा है। और जो मोदी जी का जो विजन है, जो वो देश के लिए सोचते हैं, उनके जैसा लीडर कोई है नहीं। जो मुझे नहीं लगता कि जो मैंने अपने लाइफ टाइम में अभी तक देखा है। और इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत बढ़िया वो थी, बट नेचुरल सी बात है कि वो डिक्टेटर टाइप काम करती थी, जो हमने खुद देखा ही है कि उन्होंने इमरजेंसी तक लगवा दी थी हमारे देश में, जो कि इतिहास का सबसे काला पन्ना है। और सभी को पता है कि क्या क्या हुआ है। पर वो सारी बातें इस इस बात में, इस वाक्य में अभी लाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी देखा जाए तो अभी जो मोदी जी कर रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी फैसले ले रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सबको उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और जैसी इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि प्रॉब्लम हो सकती है, अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही, यूएस ने वार्निंग दी थी अपने सिटीजन्स को कि आप आ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स पे या चाइना के बॉर्डर पे ना जाएं, या पंजाब में ना जाएं, क्योंकि अनरेस्ट होने के बहुत चांसेस हैं। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये डिसीजन लिया गया है। बट एनीवेज, हमें दुख तो हुआ है, पर फिर भी हम मोदी जी के साथ थे, मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। धन्यवाद।